गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन, जो हमारे 10 क्वेश्चन होंगे सेट नंबर 9 के। चलिए तो हम कर लेते हैं इसका रिवीजन। ओणम 10 दिन का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है और ये 10 दिन का त्यौहार है और इसका 10वां दिन थिरु ओणम कहलाता है। अल कप डांस किस राज्य से संबंधित है? वेस्ट बंगाल से। कशाबू साड़ी का संबंध किससे है? केरल राज्य से है। नीतीश कुमार ने पैरालंपिक 2024 पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो किस में जीता? बैडमिंटन में जीता। वाइड एंगल नामक पुस्तक किसकी है? अनिल कुंबले की पुस्तक का नाम है। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये अनंत नागेश्वरन है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार क्या कार्य करता है? तो यह आर्थिक सर्वेक्षण को जारी करता है, जो बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। और बजट को पेश करने का कार्य वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमण। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 129 में। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर है। और सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो आपको बताना है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर या सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। नर केसरी की उपाधि किस चोल शासक ने ग्रहण की थी? तो ये की थी विजयालय ने, और विजयालय ही चोल वंश का संस्थापक था। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित अभी हाल ही में कौन व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं अभिनव बिंद्रा, जो पहले भारतीय बने हैं ओलंपिक ऑर्डर पाने वाले। और इनका संबंध शूटिंग से, और इन्होंने सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित अभी हाल ही में गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? गोल्ड अवार्ड दिया गया है इमैनुअल मैक्रोन को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इनको जो पेरिस ओलंपिक सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं, उनके लिए इनको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का रिवीजन। जल्दी हम करेंगे। किस क्लासिकल डांस की उत्पत्ति राजस्थान से हुई है? तो हुई है कथक क्लासिकल डांस की, और यह राजकीय नृत्य है। राजस्थान का राजकीय नृत्य है। भेल ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम सबसे पुराना, लगभग 2000 वर्ष पुराना, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कथक में प्रमुख रूप से 3 घराने हैं, और ये 3 घरानों के नाम कौन कौन से? जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। जयपुर घराना, जिसे कथक का सबसे पुराना घराना कहा जाता है, और इसके फाउंडर थे भानु जी, जो एक तांडव नर्तक हैं। बनारस घराना के फाउंडर हैं जानकी प्रसाद, और ये प्रमुख तबला वादक थे। और जानकी प्रसाद राम सहाय के भाई थे, और राम सहाय एक प्रमुख तबला वादक थे। लखनऊ घराना के फाउंडर थे ईश्वरी प्रसाद, और लखनऊ घराने से ही संबंधित है पंडित बिरजू महाराज, जिनको कथक का प्रतिपादक या कथक का जन्मदाता या कथक का जनक माना जाता है। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और कथक को मुगलों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो वह कौन सा क्लासिकल डांस था जो मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित था? तो मुगल मुसलमान थे, तो मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित कौन था? कथक डांस था। फुगड़ी फोक डांस कहाँ का है? तो फुगड़ी फोक डांस है गोवा का, और यहीं पर कोंकण तट होता है, और कोंकण फेस्टिवल यहीं पर होता है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। बिहू कहाँ का है? तो ये असम का है, और ये 3 प्रकार का होता है। रंगोली बिहू, कटी बिहू और भोगली बिहू, ये सभी असम राज्य से संबंधित है। सिंह और मयूर नृत्य यानी कि लायन एंड पिकॉक डांस, इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ही पासी डांस, टापू डांस, चालो, वाचो, अजीलामो, पोनुंग, पोंग, पोपिर और बर्दो छम, तो ये सभी नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में किए जाते हैं। हरेली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ई की मात्रा है, तो हम इसको हरेली, इसको इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। और हरेला उत्तराखंड, इसमें आ है और इसमें भी आ है, तो हम इसको याद कर सकते हैं। मंडई कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। पोला, छेरछेरा, राजिम कुंभ, भौरम देव, तो ये छत्तीसगढ़ के
नृत्य हैं। और राजिम कुंभ को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। भोजली, गोंचा, मेघनाद पर्व ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं। कर्नाटक के कौन कौन से हैं? हुथरी मूंगफली फेस्टिवल, कंबाला दौड़। कंबाला दौड़ में भैंसों की दौड़ होती है जो कीचड़ में दौड़ाई जाती है। गोवा के हैं सनबर्न चिकलकालो फेस्टिवल। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वी बलसारा का संबंध किससे है? तो ये एक पियानो वादक हैं, पियानो बजाने वाले हैं और पियानो से ही संबंधित हैं सत्यजीत प्रभु। यू श्रीनिवासन का संबंध किससे है? मैंडोलिन से है और ये एकमात्र हैं। सैक्सोफोन का संबंध किससे है? तो ये मनोहरी सिंह इनसे संबंधित हैं। शिमझनी से संबंधित कलाकार हैं जुबीन मेहता और सारंगी से संबंधित है बुंदू खान, सुल्तान खान, इलियाज खान और अरुणा नारायण। अरुणा नारायण एक लौती महिला हैं जो सारंगी वादक हैं, जो राम नारायण की बेटी हैं। इकलौती महिला सहनाई वादक कौन है? तो ये हैं बागेश्वरी कंवर। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, बास्केटबॉल के एक FIBA स्वीकृत खेल में आमतौर पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। आमतौर पर यह कितने मैच होते हैं इसमें? तो आमतौर पर यह है 4 क्वार्टर में 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं या 12 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो 10 मिनट को प्रेफरेंस देनी है और यदि 10 मिनट ना हो तो हम 12 मिनट वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं और 7 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, यानी कि इसमें टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलने वाले 5 ही होते हैं और एक्स्ट्रा होते हैं 7। बास्केटबॉल में कितनी पोजीशन होती है? तो 5 खिलाड़ी होते हैं तो 5 ही पोजीशन होती है और ये 5 पोजीशन है पॉइंट गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर गार्ड। तो ये सभी 5 पोजीशन भी ध्यान रखने। और इंटरनेशनल बास्केटबॉल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थापना 1932 में की गई थी और इसका मुख्यालय बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और भारतीय बास्केटबॉल संघ, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है? जेम्स नीस्मिथ को माना जाता है। और बास्केट की ऊंचाई कितनी होती है? 3.05 मीटर या 10 फीट होती है। बॉल का वजन होता है 600 से 650 ग्राम और ओलंपिक में इसको 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया था। 6वां क्वेश्चन है हमारा, पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो ज़मीन से ऊंचाई होती है 2.43 मीटर और फीमेल के लिए होती है 2.24 मीटर। और इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं और ओलंपिक में इसको शामिल 1964 में किया गया था। और इसमें कोर्ट में लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। बॉल का वजन 250 से 270 ग्राम तक होता है। और बीच बॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 16 मीटर और 8 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि, अंतराल का मतलब होता है ब्रेक की अवधि कितनी होती है? 15 मिनट। और ड्यूरेशन तो कितने समय के लिए खेला जाता है? 90 मिनट का खेल होता है जिसमें 2 हाफ होते हैं 45 मिनट के और इसमें 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। और यदि इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी हो तो कितनी बढ़ा सकते हैं? तो 90 मिनट तो इसकी ड्यूरेशन होती है और अधिकतम इसको 30 मिनट और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसको 120 मिनट तक ले जाया जा सकता है। मसरूर मंदिर, जिसे रॉक कट टेम्पल के नाम से जाना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे यहीं पर ज्वालामुखी मंदिर, संकट मोचन मंदिर भी स्थित है। हडिम्बा देवी मंदिर, करणी माता मंदिर, ये सभी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। तो रॉक कट टेम्पल के नाम से ही हमको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, रॉक कट केव कहाँ पर मिलती हैं और इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो ये दोनों क्वेश्चन बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? बोर्न अगेन यानी कि दोबारा से जन्मी, ऑन द माउंटेन पर्वतों में दोबारा से जन्मी, ऐसी पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा ने। अरुणिमा सिन्हा का ट्रेन में एक पैर कट गया था तो उसके बाद इन्होंने वॉलीबॉल छोड़कर पहाड़ों की यात्रा करनी शुरू कर दी और ये विश्व की पहली महिला बनी थी जो 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने किया था सन 2019 में। और इनको सन 2015 में पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था।
और 2015 में ही इनको तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया था। और ट्विंकल खन्ना की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है मिसिज फनी बोन्स द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। बैडमैन बुक किसकी है? गुलशन ग्रोवर की। अनब्रेकेबल किसकी है? एम शी मैरीकॉम की है, जो एक बॉक्सर है, महिला बॉक्सर है। प्लेइंग टू विन यानी कि प्लेइंग टू विन पुस्तक किसकी है? साइना नेहवाल की है। एस अगेंस्ट ओड्स यह पुस्तक है सानिया मिर्जा की। फ्री हिट यह पुस्तक है सुप्रीता दास की, जो क्रिकेट से संबंधित है। द स्मॉल वंडर किसकी पुस्तक है? दीपा कर्माकर की, जो जिम्नास्ट से संबंधित है। अनगार्डेड यह पुस्तक मिताली राज की, जो क्रिकेट से संबंधित है। अनस्टॉपेबल मारिया शरापोवा की, जो रसिया से संबंधित और टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑन द लाइन ये किसकी पुस्तक है? तो ये है सेरेना विलियम्स की पुस्तक, जो अमेरिका की रहने वाली है। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ये पुस्तक है माइक टाइसन की, जो बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारे 10th क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है चित्तौड़गढ़ का किला, और चित्तौड़गढ़ का किला लगभग 590 फीट ऊंचा है। और चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप का ने अपना जीवन व्यतीत किया था, लेकिन महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था, तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और कुंभलगढ़ में सबसे लंबी दीवार है, जो 36 किलोमीटर है, और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? ये है चीन की दीवार। और दूसरी सबसे लंबी और भारत की सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ की दीवार। जालोर का किला एशिया का सबसे बड़ा किला है। और चित्तौड़गढ़ का किला, यहीं पर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ का निर्माण और कीर्ति स्तंभ ये यहीं पर स्थित है। यूनेस्को ने सन 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया था, और जिसमें जैसलमेर फोर्ट भी स्थित है, जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण राजा जैसल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, किस यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी और स्टेट में लोकसभा की एक सीट है? तो कितने ऐसे यूटी और स्टेट हैं जिनमें लोकसभा की एक सीट है? तो अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की राजधानी अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर थी, जो उसे श्री विजयपुरम नाम कर दिया गया है, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार में एक लोकसभा की सीट है। लद्दाख में भी एक लोकसभा सीट है, और यहाँ पर अभी हाल ही में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। चंडीगढ़ में भी एक सीट है, और चंडीगढ़ में एक एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, और उसका नया नाम कर दिया गया है भगत सिंह एयरपोर्ट। सिक्किम में भी एक है। मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, इन सभी में एक लोकसभा की सीट है। सर्वाधिक लोकसभा की सीट कहाँ पर है? तो सर्वाधिक लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में 80, दूसरे पर है महाराष्ट्र 48 सीट, पश्चिम बंगाल तीसरे पर है 42 सीट, बिहार में है 40 सीट जो चौथे नंबर पर है, और तमिलनाडु में 39 सीट जो 5वें नंबर पर है। तो 5वां सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है तमिलनाडु राज्य। और वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 543, और सर्वाधिक कितनी हो सकती हैं? अधिक से अधिक 552 हो सकती हैं। और एससी के लिए कितनी रिजर्व हैं? 84, और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित हैं, लगभग 24% सीट आरक्षित की गई हैं। विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या है 6, और विधान परिषद राज्य में उच्च सदन होता है, और इसका कार्यकाल नहीं होता, और न ही इसको कभी भंग किया जा सकता, बल्कि यह एक स्थायी सदन होता है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में किया जाता विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, और विधान परिषद की सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में है 100 सीट, और विधानसभा की सर्वाधिक सीट किस अनुच्छेद के तहत हो सकती है? अनुच्छेद 169 के तहत हो सकती हैं। और इसकी संरचना के अनुसार 1/6 मेंबर्स राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 1/3 मेंबर्स स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जल बोर्ड इत्यादि के द्वारा, 1/12 भाग ग्रेजुएट जो 3 वर्ष पहले ग्रेजुएट हुआ हो वह इसमें अपनी वोटिंग कर सकता है, 1/12 भाग टीचर्स जिसको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, और 1/3 मेंबर्स विधानसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है।
और विधान परिषद के सदस्यों को MLC और विधानसभा के सदस्यों को MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और इनको कहा जाता है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसका मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 13वां क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ पर है? यदि राज्य और यूटी दोनों में से पूछे तो आंसर आएगा पुडुचेरी, जहाँ पर 30 विधानसभा की सीट है। और यदि स्पेशल करके पूछे कि कौन सी भारत की सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है, तो राज्य में हो जाएगा सिक्किम, जहाँ पर 32 विधानसभा सीट हैं। और ओवरऑल में पुडुचेरी सबसे कम विधानसभा सीट वाले हो जाएगी। और दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या है 17, गोवा में है 40, पुडुचेरी में है 30 और सिक्किम में है 32। और दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं और राज्यसभा की 3 सीट हैं। सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो सबसे छोटी विधानसभा सीट है विलियानूर, जो पुडुचेरी की है। विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है 60 और अधिकतम हो सकती है 500। और जो 40 गोवा की है, 32 सिक्किम की है, ये अपवाद हैं। तो ये अपवाद हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? 403। पश्चिम बंगाल में है 294। तमिलनाडु में कितनी है? 234। महाराष्ट्र में है 288। बिहार में है 243। तो ये 5 स्टेट हमको ध्यान रखने हैं। भारत के CAG को केवल खालिस्तान के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। CAG का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। इसका वर्णन संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 148 में इसका पद का उल्लेख किया गया है और इसके कार्य और शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। और अनुच्छेद 151 के तहत यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और यह भारत सरकार के खाते की जांच करता है। क्या कैग पर सरकार का नियंत्रण होता है? तो नहीं, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। और इसको 2.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती है। भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? तो ये थे वीर नरहरि राव और वर्तमान में हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो नवंबर 2024 तक रहेंगे। ये जम्मू कश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? तो ये बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और UN अकाउंटिंग 2024 के उपाध्यक्ष के लिए भी इनको हाल ही में चुना गया है। और WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में, एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भी इनको 2024 से 2027 तक चुना गया है। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। 15वां क्वेश्चन है, सिपकिल्ला दर्रा, इनको मिलान करना है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ पर मिलता है? हिमाचल प्रदेश में, जो तिब्बत से इसको कनेक्ट करता है। और सिपकिल्ले दर्रे से ही भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। दिफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फोटू ला दर्रा, फोटो हम कहाँ पर खींचते हैं? जम्मू कश्मीर में जाकर पहाड़ों में खींचते हैं। तो फोटू ला दर्रा जम्मू कश्मीर में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में, जो तिब्बत से कनेक्ट करता है। थाल घाट, जहाँ पर भी घाट दिखे दर्रों के साथ, जैसे थाल घाट, पाल घाट, भौर घाट, तो ये महाराष्ट्र में है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जो चाइना को कनेक्ट करता है। बाड़ा लाचा दर्रा मनाली को लेह से कनेक्ट करता है और ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है और यहाँ पर यहीं से जो मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्री हैं तो यहीं से होकर जाते हैं। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में और यह तिब्बत को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग। इसे रोहतांग सुरंग भी इसको कहा जाता था और यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इसे अटल टनल या अटल सुरंग कहा जाता है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और ये सबसे लंबी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यह है T80। इसे पीर पंजाल सुरंग भी कहा जाता है और इसकी लंबाई है 11.22 किलोमीटर। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जो 9.2 किलोमीटर है और इसका पुराना नाम था चिन्नानी नासरी सुरंग। अटल सुरंग का उद्घाटन कब किया गया था? अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था।
शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या होता है? शीत ऋतु में हवा जो वर्षा होती है या हवा भूमि से समुद्र की ओर चलती है, यानी कि लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और गर्मी में मानसून की दिशा समुद्र से भूमि की ओर होती है। और मानसून मौसिन शब्द से निकला है जो अरबी भाषा का शब्द है। और जो शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या होता है? उत्तर पूर्वी वर्षा क्षेत्र या मानसून लौटते हुए मानसून से वर्षा यहाँ पर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ पर आती है? तो केरल या पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा आती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम कब होती है? तो सबसे कम दूरी होती है 3 जून को, और इसे कहते हैं उपसौर या पेरिहीलियन। और सबसे दूर होती है 4 जुलाई को। दोनों के बीच दूरी सर्वाधिक होती है 4 जुलाई को, जिसे कहते हैं अपसौर या एपाहीलियन। और जो सबसे कम दूरी होती है वह होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर या 147 मिलियन किलोमीटर। और सबसे दूर होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर या 152 मिलियन किलोमीटर होती है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। और इस समय सिंध के शासक कौन थे? तो इसमें सिंध का राजा था दाहिर। और जो मोहम्मद बिन कासिम था यह अल हजाज का सेनापति था, जिसने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। और इस आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है, और इसके राइटर हैं अली अहमद। सिंध पर जजिया कर लगाने वाला यह पहला शासक था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और जजिया क्या होता है? जजिया एक टैक्स होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जैसे एक राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख रहते हैं, तो मुस्लिमों को छोड़कर जिन लोगों से वो टैक्स लिया जाता था उसे कहते थे जजिया। और जजिया को अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और दिल्ली सल्तनत का एक मात्र शासक जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसकी चर्चा हम आगे वाली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो ये था राजेंद्र फर्स्ट के समकालीन। और महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 तक आक्रमण किए थे। और भारत पर इसने 17 आक्रमण किए थे। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। और पहला आक्रमण 1001 में राजा जयपाल को हराया था। 1008-9 में इन्हें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर पर अटैक किया था। और 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था। और 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था, जो हरियाणा का एक स्थान है। 21वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और भीमदेव सेकंड के बीच कयाद्रा की लड़ाई राजस्थान के किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान के सिरोही में। और भीमदेव गुजरात के पाटन का शासक था। और भीमदेव की माँ का नाम था माँ नायिका देवी। माँ नायिका देवी ने इसको हरा दिया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में किया था, मुल्तान पर आक्रमण। और 1178 में माँ नायिका देवी के द्वारा इसको हरा दिया गया था। और 1191 में इसने दोबारा से आक्रमण किया। और 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और 1192 में अगले ही वर्ष तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा को हरा दिया था। और इसमें विश्वासघात पृथ्वीराज चौहान के साथ राजा जयचंद ने किया था, जो कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था। और 1194 में मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद को हराया था, जो गढ़वाल वंश का था। और पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी चंद्रप्रदाई के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। और उसने मामलुक या गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। और दिल्ली पर शासन करने वाले 5 वंश कौन कौन से थे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 14 से 1451
और 1451 से 1526। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर के द्वारा हराया गया था पानीपत की पहली लड़ाई में। और पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक मात्र ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई, और इसमें अकबर जीत गया था। और इसमें अकबर की तरफ से बैरम खान जो उसके संरक्षक थे वो लड़े थे। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और इसमें मराठे हार गए थे। तो ये भी बात एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, और 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल माना जाता है। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्जर खान, और लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत सबसे लंबे समय तक शासनकाल किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था 38 वर्ष तक, और इनका कार्यकाल था 1451 से 1489। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया था, और पोलो या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई थी, और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। और इसके बाद शासक आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, हातिम सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श लाखों का दान करता था, पील बख्श यानी कि हाथियों का दान करने वाला, और हातिम सेकंड एक महान योद्धा की तरह लड़ने वाला। ये बख्तियार काकी का एक शिष्य था। कौन? ऐबक। और बख्तियार काकी की ही याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था, लेकिन बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और जब फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी, तो ऊपर की 2 मंजिलों का निर्माण या उसका पुनर्निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और इसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया था संस्कृत स्कूल को तोड़कर। और इस संस्कृत स्कूल का निर्माण राजा विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। और राजा विग्रह राज फोर्थ इसके दरबारी कौन थे? हरिकेन थे, जो संस्कृत नाटक लिखते थे। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। दिल्ली एक कोहना के बाहर इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता है हौज ए सुल्तानी। और इल्तुतमिश ने के निर्माण कार्य क्या क्या थे? इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया था, और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान शासक बनी थी 1236 से 1240, जो भारतीय इतिहास में पहली महिला शासिका के नाम से भी जानी जाती हैं। इल्तुतमिश के कार्य हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो भारत का पहला मकबरा है, और इसने अपने बेटे महमूद के लिए इसको बनाया था। अतारकीन का दरवाज़ा, तुर्क ए चहलगानी, इसमें 40 तुर्क थे। 40 तुर्क सरदारों की एक समिति थी। एकता प्रणाली, सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। जीतल, इन्होंने एक तांबे का सिक्का और चांदी का सिक्का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। 1221 में इसके समय मंगोल के आक्रमण भी हुए थे, जिसने अपनी तीव्र बुद्धि से इनको विफल कर दिया था। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, आवेग किसके बराबर होता है? तो आवेग संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। चुंबकत्व के गुण क्या क्या होते हैं? चुंबकत्व के गुण होते हैं प्राकृतिक चुंबक लोहे का एक ऑक्साइड होता है। जब चुंबक स्वतंत्र रूप से निलंबित होता है तो यह एक ध्रुव हमेशा उत्तर की ओर होता है। तो ये बात भी सच है। और चुंबक के ध्रुवों पर अधिक चुंबकीय शक्ति होती है, बीच में बल कम और ध्रुवों पर ज़्यादा शक्ति होती है। और समान ध्रुव एक दूसरे को निष्कर्षित, यदि हम दो चुंबकों के समान ध्रुवों को मिलाएंगे तो वे एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब हम विपरीत ध्रुवों को मिलाएंगे तो वे एक दूसरे से चिपक जाएंगे यानी कि आकर्षित होंगे। और चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये हैं चुंबकत्व के गुण। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोज़ले के द्वारा कब दी गई थी? हेनरी मोज़ले के द्वारा दी गई थी 1913 में, और इसका आधार था परमाणु क्रमांक, जो वर्तमान में हमारी आवर्त सारणी है। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी परमाणु भार या एटॉमिक मास के आधार पर दी थी।
और इसने अपनी आवर्त सारणी 1869 में दी थी। और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में 63 तत्वों का उल्लेख किया है, लेकिन वर्तमान में 118 तत्व खोजे गए हैं। समूह 18 में कौन से हैं? तो इसे अकीरिया गैसों का समूह कहा जाता है और इसे हीलियम समूह भी कहते हैं। ग्रुप 17 इसे हैलोजन समूह कहा जाता है या FL फ्लोरीन समूह भी कहा जाता है। ग्रुप 16 इसे कैल्कोजन या ऑक्सीजन ग्रुप कहा जाता है और ग्रुप 15 इसे निक्टोजन या नाइट्रोजन ग्रुप भी कहा जाता है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, अग्नाशय में लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं? तो ये इंसुलिन का स्त्रावण करती हैं और इंसुलिन एक हार्मोन है और इंसुलिन ब्लड शुगर या रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। और ब्लड शुगर क्या होती है? ब्लड शुगर होती है ग्लूकोज। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है, जिसका स्त्रावण अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से होता है। और अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिका से किसका स्त्रावण होता है? तो अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन निकलता है। डेल्टा कोशिका से क्या निकलता है? डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेनिन निकलता है और गामा कोशिका से पॉलीपेप्टाइड निकलता है। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस और मध्य वाली परत होती है डर्मिस और सबसे आंतरिक परत होती है हाइपोडर्मिस। और त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला वर्णक या पिगमेंट कौन सा होता है? तो ये होता है मेलेनिन, जो एपिडर्मिस यानी कि सबसे बाहरी परत में होता है। फेरा क्या है? फेरे की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ कब परिवर्तित किया गया था? तो फेरा कब आया था? फेरा आया था 1973 में और इसको लागू 1 जनवरी 1974 को किया गया था। और फेमा, इसकी जगह पर फेमा आया था 1999 में। FRBM की फुल फॉर्म क्या है? FRBM का मतलब है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय आया था। और 2003 का यह बिल है, लेकिन 2004 में लागू हो गया था। बैंकिंग में RTGS की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म है और इसमें न्यूनतम 2 लाख रुपए भेज सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। NEFT इसे कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो राष्ट्रीय स्तर के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो NEFT के तहत किए जाते हैं और इसमें न्यूनतम 1 रुपया और अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। UPI हम मोबाइल से जो पेमेंट करते हैं वो करते हैं UPI से, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसी के द्वारा और UPI को जारी कौन करता है? NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में। और इसको पूर्ण कब कर दिया जाएगा? 2028 तक इसका लक्ष्य किया गया है कि इसको पूर्ण किया जाएगा। और इसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर और यह ठाणे से बोरीवली तक बनेगी। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? DRDO और L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर कामत। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा ही राम मंदिर का डिजाइन की निःशुल्क देखरेख की गई थी। DRDO के द्वारा ही अभी हाल ही में दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कहाँ कार्यक्रम में भाग लिया गया था? तो मोदी जी ने कहाँ पर भाग लिया? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और 2024 की थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि खुद और समाज के लिए योगा इसकी थीम थी। और 2024 में 10वें क्रम का योग दिवस मनाया गया था। और योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इसको मनाने की घोषणा सन 2014 में की गई थी, दिसंबर 2014 में, लेकिन पहली बार इसको 2015 में मनाया गया था और 2024 में अब 10वें क्रम का मनाया गया है। UN में सबसे कम दिनों में पारित होने वाला प्रस्ताव कौन सा था? योगा डे वाला प्रस्ताव था और योगा दिवस मनाने की घोषणा दिसंबर 2014 में हुई थी।
तृष्णा उपग्रह अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो यह इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है और पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? जापान। 2G का मतलब है सेकंड जनरेशन और G20 में G का मतलब है ग्रुप। और साउथ कोरिया ने अभी हाल ही में नई स्पेस एजेंसी लॉन्च की है, उसका नाम है कासा। पानी के अंदर परमाणु परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। और कौन सा देश सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है? सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च अमेरिका करता है और भारत चौथे नंबर पर है। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ पर है? तो ये है लद्दाख में, जो इंडिया में स्थित है। भारत की पहली एयरबस कौन सी है? C295 है। यूएन ने किस तिथि को, यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 11 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस अभी हाल ही में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये किस दिन मनाए जाएंगे? और वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3-4 क्वेश्चनों के आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।